वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में सिंचाई, इरिगेशन इन इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं, क्या होती है सिंचाई। हम जानते हैं कि सफल कृषि है उसके लिए बहुत सारी बातों की आवश्यकता होती है और उसमें एक जल भी एक है, जल की भी आवश्यकता होती है। ये जल उस कृषि को या तो वर्षा द्वारा सीधे ही मिल जाता है प्राकृतिक रूप से, या फिर इस जल को हम कृत्रिम रूप से खेतों तक पहुंचाते हैं। जहां वर्षा कम होती है, प्राकृतिक रूप से कृषि को जल उपलब्ध नहीं होता, वहां पर कृत्रिम रूप से खेतों तक जल पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको ही हम सिंचाई कहते हैं। अब चूंकि भारत है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ की जो वर्षा है वो ये या फिर अन्य परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि खेती को या कृषि को सफल बनाने के लिए सिंचाई का होना अति आवश्यक है। इसके लिए जो वजह है वो हम मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि भारत में सिंचाई की क्यों आवश्यकता है। पहला है मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता। हम जानते हैं कि भारत की कृषि अधिकांश है वो मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करती है, परंतु मानसूनी वर्षा बड़ी अनिश्चित होती है, प्रायः अपने निर्धारित समय पर नहीं आती। कभी कभी तो ये बहुत पहले आ जाती है या फिर कभी कभी काफ़ी देर से आती है। तो इस वजह से क्या होता है कि कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं या फिर वर्षा की अनियमितता अनिश्चितता के कारण हमें फसलों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना होता है, अर्थात हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा की अनियमितता, मानसूनी वर्षा है वो नियमित मात्रा से कभी अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इससे या तो बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा। तो इस वजह से सूखे के कारण जब सूखा पड़ता है, सूखे की परिस्थितियां बनती हैं, उस टाइम हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और जो 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला कारण सिंचाई के लिए है वर्षा का असमान वितरण, कि भारत में वर्षा का वितरण एक जैसा नहीं है। एक तरफ तो जो मेघालय है वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, और दूसरी ओर जैसलमेर जैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इसलिए भारत में जो वर्षा अपर्याप्त प्राप्त होती है उस वजह से कृषि के को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला कारण है सिंचाई के लिए आवश्यकता के लिए मानसूनी विभंग, मानसून गैप। वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनें लगातार वर्षा नहीं करती हैं, बल्कि कुछ अंतराल पर रुक रुक कर वर्षा करती हैं, तो इसको हम बोलते हैं मानसून विभंग या गैप। तो कभी कभी ये अंतराल है वो बहुत लंबा हो जाता है और वर्षा नहीं हो पाती। तो इस स्थिति में फसलों को बचाने के लिए सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। फिर अगला कारण है वर्षा ऋतु की सीमित अवधि। भारत में लगभग 3/4 वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती है, और यह वर्षा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा है वो केवल ग्रीष्म काल के 3-4 महीनों में ही होती है, और वर्ष का शेष भाग ऐसे ही शुष्क रूप में ही बीत जाता है। तो ये जो शुष्क अवधि होती है, इस अवधि में फसलों को बचाने के लिए, फसलें पैदा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर अगला कारण है वर्षा का मूसलाधार स्वरूप। भारत में मानसूनी वर्षा है वो कभी कभी बहुत तेज बौछारों के रूप में होती है, अर्थात मूसलाधार रूप में होती है। तो इसके कारण वर्षा को जो जल है उसको मिट्टी पूर्णतः सोख नहीं पाती और जल ऐसे ही बह के चला जाता है। तो जल की कमी हो जाती है, मिट्टी में जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए फिर उस जल की पूर्ति करने के लिए सिंचाई का सहारा लेते हैं। फिर अगला कारण है कुछ फसलों के लिए जल की अधिक आवश्यकता, जो जैसे चावल, पटसन है, गन्ना है, ये ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें काफ़ी अधिक जल की आवश्यकता होती है। इनके लिए वर्षा का जल पर्याप्त नहीं हो पाता, इसलिए इन फसलों को पैदा करने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। तो ये सब थे सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके कारण। अब हम देखते हैं कि भारत में सिंचाई के साधन मुख्यतः कौन कौन से हैं।
भारत के हम जानते हैं कि विभिन्न भागों में भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग पाई जाती हैं, तो इसलिए फिर सिंचाई के साधन हैं वो भी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। जैसे कि उत्तरी भारत में सिंचाई मुख्य रूप से नहरों से और कुओं से होती है, जबकि दक्षिणी भारत में हम देखें तो सिंचाई के लिए तालाबों का प्रयोग किया जाता है। तो हम ऐसे देखें सम्मिलित रूप से एक इंटीग्रेटेड रूप से देखें तो भारत में निम्नलिखित साधनों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इस टेबल से हम देख सकते हैं कि भारत में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नहरें, तालाब और कुएं, नलकूप और अन्य। तो कुल सिंचित भूमि नहरों से है, हेक्टेयर में 1000 हेक्टेयर में है, ये इस टेबल से एक देख सकते हैं। फिर कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत, इसमें हम देखें तो सबसे अधिक भूमि नलकूप द्वारा सिंचित होती है 45.17%। उसके बाद में नहरों द्वारा 26.19% भाग ऐसा है जो कि नहरों द्वारा सिंचित होता है। अब इन सब के कारण भी हम देख सकते हैं नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचाई क्यों होती है, क्योंकि ये सस्ता और सुगम साधन है और किसान आसानी से इसका उपयोग करके इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर नहरी सिंचाई दूसरे नंबर पर है, जो उत्तरी भाग में है और वहाँ पर मिट्टी है वो कोमल है और उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर ये नहरी सिंचाई, और वहाँ पर सदावाहिनी बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं, तो वहाँ नहरों द्वारा सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचाई बहुत कम ही होती है, सबसे कम होती है, जो कि सामान्य रूप से देखें तो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिणी भारत है, वहाँ वहीं पर होता है, क्योंकि वहाँ पर धरातल है वो इनके अनुकूल होता है और कुएं खोदना बहुत मुश्किल होता है और नदियाँ सदावाहिनी नहीं है, वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं, तो वहाँ नहरें निकालना आसान नहीं है और तालाब के लिए वहाँ कठोर जमीन उपलब्ध है, इसलिए फिर वहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांशतः तालाबों से सिंचाई होती है। इस मानचित्र में हम भारत में सिंचाई की स्थिति है उसको देख सकते हैं। एक छोटा मैप है कोने में बाईं तरफ, इसमें भारत में जल की मांग दिखाई गई है और ये जो बड़ा मैप है इसमें भारत में विभिन्न सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र दिखाए गए हैं कि किस जगह पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, कहाँ तालाबों द्वारा, कहाँ कूप और नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। अब हम पहला साधन है सिंचाई का वो देखते हैं नहरें। नहरें हम जानते हैं कि उत्तरी या उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग है, वहीं पर नहरों से अधिक सिंचाई होती है। कुल सिंचित भूमि का हमने देखा था अभी 26.19% भाग है। 2015 की जो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस रिपोर्ट है उसके अनुसार 26.19% भाग है वो नहरों द्वारा सिंचित है। अब जो ये नहरें हैं ये उत्तरी पश्चिमी भाग में ही अधिक क्यों पाई जाती हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे हम देखें तो एक तो जो उत्तरी पश्चिमी भाग है या उत्तरी भाग है वहाँ पर बहने वाली नदियाँ हिमालय के हिमाच्छादित भागों से निकलती हैं, जिनमें पूरे वर्ष जल प्रवाहित होता रहता है। इस कारण से इन नदियों से निकाले जाने वाली जो नहरें हैं उनको पर्याप्त जल प्राप्त होता रहता है और फसलों को आवश्यकता अनुसार हम सींच सकते हैं, उनकी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ की मिट्टी कोमल और मुलायम है, तो इस वजह से नहरों को खोदना आसान हो सकता है, आसानी से नहरें खोदी जा सकती हैं। तीसरा, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो मिट्टी उपजाऊ होती है और वर्षा कम है, तो वर्षा कम है इस वजह से कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए कुछ प्रबंध कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, जो यहाँ पर नहरें हैं। अगला कारण है कि यहाँ पर ढाल है वो काफ़ी मंद है, इस वजह से नहरों के जल को ढाल के सहारे दूर दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इन सब कारणों से उत्तरी पश्चिमी भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। नहरें मुख्य रूप से हम देखें तो एक दो तरह की होती हैं, नित्यवाही नहरें और एक अनित्यवाही नहरें। नित्यवाही नहरें कौन सी होती हैं? ये नहरें उन नदियों से निकाली जाती हैं जिनमें जल पूरे वर्ष प्रवाहित होता रहता है।
कभी कभी नदी पर बांध बनाकर भी नहरें, ये नित्यवाही नहरें निकाल ली जाती हैं और इस नहर के जल को कृषि के लिए काम में ले लेते हैं। दूसरी है अनित्यवाही नहरें। अनित्यवाही नहरें कौन सी होती हैं? ये नहरें ऐसी होती हैं जिनमें जल केवल उस समय उपलब्ध होता है जब नदी में बाढ़ आई हुई होती है और शुष्क मौसम आता है, उस टाइम पर ये नहरें सूख जाती हैं, अर्थात पूरे वर्ष इन नहरों में जल उपलब्ध नहीं रहता। फिर ये जो अनित्यवाही नहरें हैं, इनसे सिंचित भूमि में केवल एक ही फसल प्राप्त की जा सकती है, परंतु अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बहुत सी अनित्यवाही नहरें हैं उनको बांध बनाकर या कैसे भी नदियों को आपस में जोड़ के नित्यवाही नहरों में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है और अनित्यवाही नहरों की संख्या में कमी आती जा रही है। हम जानते हैं कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, जहां पर भारत की नहरी सिंचाई के कुल क्षेत्रफल का 17.8% भाग है। दूसरा नंबर आता है राजस्थान का, जहां पर 11%। राजस्थान के उत्तरी और भाग है ना, गंगानगर और कुछ भाग बीकानेर, हनुमानगढ़, वहां पर नहरों से सिंचाई होती है। आंध्र प्रदेश का 10% भाग, हरियाणा में 8.6%, कर्नाटक में 6.8 और मध्य प्रदेश में 6.6, महाराष्ट्र में 6.5% भाग नहरों से सिंचाई होती है। परंतु यदि प्रत्येक प्रदेश की कुल सिंचित भूमि में जो नहरी सिंचाई है उसको आधार माना जाए तो बिल्कुल अलग स्थिति प्रस्तुत होती है। जैसे हरियाणा इसमें एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि इस राज्य की कुल सिंचित भूमि का 45% से भी अधिक भाग नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। अकेले हरियाणा को देखें तो हरियाणा की कुल भूमि है उसका 45% नहरों द्वारा, लेकिन हरियाणा में जो नहरी सिंचाई है वो भारत की नहरी सिंचाई का 8.6% है। तो इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े थे। फिर हम कुछ राज्यों की नहरों के नाम देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नहरें हैं? ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ये उत्तर प्रदेश की मुख्य नहरें हैं। फिर पंजाब की मुख्य नहरें हैं अपर बारी दोआब, सरहिंद नहर, भाखड़ा नहर, बीकानेर नहर, व्यास नहर, ये पंजाब की मुख्य नहरें हैं। फिर हरियाणा की मुख्य नहरें पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा, आगरा नहर, जुई नहर, गुड़गांव नहर, ये हरियाणा की मुख्य नहरें हैं। ये जो फिर बिहार की देखें हम, बिहार की पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन, कोसी बांध की नहरें, गंडक बांध की नहरें, त्रिवेणी नहर, ये बिहार की मुख्य नहरें हैं। पश्चिमी बंगाल की नहरें हैं मिदनापुर नहर, मयूराक्षी योजना की नहरें, एडन नहर, दामोदर नदी की नहरें, तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्य नहरें थी। फिर राजस्थान की नहरें, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में जो नहरें हैं वो, चंबल योजना उससे निकाली गई नहरें, पार्वती योजना से निकाली गई नहरें। दक्षिणी भारत में भी हम देखें तो कुछ राज्यों में जैसे आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, इनमें जो कावेरी, महानदी, गोदावरी, इन नदियों से और इनकी सहायक नदियां हैं उनसे नहरें निकालकर कुछ क्षेत्र पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जो ये नहरें हैं, इन नहरों के मानचित्र हम देख सकते हैं। ये है पंजाब की, ये वाला मानचित्र, इसमें पंजाब की मुख्य नहरें दिखाई गई हैं। परबारी नहर, दोआब नहर, व्यास नहर, सरहिंद नहर, भाखड़ा नहर, ये सारी कोटला शाखा, बठिंडा शाखा, ये सब पंजाब की नहरें हैं। ये मध्य प्रदेश, इस मानचित्र में मध्य प्रदेश की नहरें देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की नहरें देख सकते हैं। शारदा नहर और गंगा नदी है, निचली गंगा नहर, यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, ये उत्तर प्रदेश की नहरें हैं। फिर ये मैप हम पहले देख चुके हैं, जहाँ भारत में जो सिंचाई है उसका परिदृश्य दिखाया गया है। अब भारत में नहरों से सिंचाई की जाती है, तो नहरी सिंचाई के कुछ लाभ भी हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो इनके लाभ क्या हैं हम देखें, जिसमें से कुछ लाभ हम देख सकते हैं कि एक तो नहरों द्वारा वर्ष भर आवश्यकता के अनुसार फसलों को जल प्रदान किया जा सकता है।
जिससे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा, नदियों द्वारा जो पर्वतों से मिट्टी लाई जाती है वो बहुत उपजाऊ होती है और वो नहरों के द्वारा खेतों तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है और जो कृषि उत्पाद है उसमें वृद्धि होती है। ये वाला गुण है वो कुओं और तालाबों द्वारा जो सिंचाई करते हैं उसमें नहीं होता है। फिर नहरों से जो सिंचाई है उसके साथ साथ जल विद्युत जो बांध बनाए जाते हैं उनसे जल विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है और जल परिवहन का काम भी लिया जा सकता है, जिससे सिंचाई की लागत को कुछ कम किया जा सकता है। फिर नहरों से जो नहरों का निर्माण होता है उसके शुरू में तो अधिक व्यय होता है, परंतु एक बार बन जाती हैं नहरें उसके बाद बिना किसी अतिरिक्त व्यय के ये बहुत कम मेंटेनेंस के साथ निरंतर सिंचाई प्रदान करती रहती हैं। तो ये थे नहरी सिंचाई के मुख्य गुण या लाभ। नहरी सिंचाई के कुछ दोष भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि नहरों का जल रिस रिस कर आसपास के क्षेत्रों में भर जाता है। इससे एक तो जल की हानि होती है और दूसरे कई स्थानों पर नहरों के साथ साथ दलदल भी पैदा हो जाती है और भूमि है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रह पाती। तो इस समस्या को हल करने के लिए नहरों को पक्का करना पड़ता है और फिर जिसमें कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है। नहरों का एक और नुकसान हम देख सकते हैं कि जो दलदली भूमि होती है नहरों के आसपास वहाँ पर प्रायः मच्छर, कीड़े मकोड़े ये पैदा हो जाते हैं, ये पनप जाते हैं। इस वजह से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। फिर नहरों द्वारा सिंचाई करते समय किसान अपने खेत में कभी कभी क्या करते हैं कि आवश्यकता से अधिक जल भर देते हैं। इससे भूमिगत जल का तल ऊपर उठाता है और फिर वाटर लॉगिंग की स्थिति बन जाती है। इससे भूमि के भीतरी भाग के लवण हैं वो धरातल पर आ जाते हैं और भूमि खराब हो जाती है, बंजर या ऊसर हो जाती है। फिर वर्षा ऋतु में कई बार क्या होता है कि नहरों के तट टूट जाते हैं, जिस वजह से नहर के निकटवर्ती क्षेत्र वो बाढ़ में डूब जाते हैं, मतलब उन पे बाढ़ आ जाती है और इससे फसलों को भी नुकसान होता है, उसके साथ साथ पशुओं और अन्य जान माल को भी नुकसान होता है। फिर नहरों द्वारा सिंचाई केवल समतल मैदानी भागों में ही की जा सकती है, जहाँ पे पर्वतीय और पठारी भाग है और वहाँ पर पथरीली और उबड़ खाबड़ भूमि होती है, वहाँ नहरें खोदना कठिन है। इस वजह से वहाँ नहरों द्वारा सिंचाई उतना आसान काम नहीं है। इसके अतिरिक्त नहर अपने स्रोत के जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर भी जल ले जाने में असमर्थ होती है, जहाँ ढाल होता है जिधर उस दिशा में ही नहर जल ले जा सकती है, ऊंचाई पर जल नहीं ले जा सकती। इस समस्या का हल वैसे अब जो लिफ्ट नहरें हैं वो निकाल करके इस समस्या का हल करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी इस पे व्यय बहुत अधिक होता है। तो ये थे नहरी सिंचाई के गुण और दोष। थैंक यू।